बहन जी बाबा ठीक छे। हाँ वही गया। अगर उनको मतलब जैसे हम लोग हैं, अगर हमें यहीं पे रोजगार मिल जाता है, अपने गांव अपने क्षेत्र के अंदर में रोजगार मिल जाता है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कूलर से तब गदेरा था हमारा, उसमें पानी था ना, तो पानी में कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे घूमते 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 तब आते थे दुकान पे। अक्सर मैं लिखा करता हूँ, कभी अपने दर्द को तो कभी अपनों की खुशियों को। उस दिन भी कुछ लिख रहा था, मगर फिर अचानक ही मेरी नज़र गई दूर उन पहाड़ों पर। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर एक आवाज़ आई कि तू हमेशा लिखता है, मगर क्या कभी तूने मुझ पर ध्यान दिया? तो मैं ये सुनकर एकदम हैरान हो गया और फिर निकल पड़ा अपनी टीम के साथ उस आधे सच को पूरा करने जो पहाड़ मुझसे कहना चाहता था, या फिर उस सच को सुनने जो कि शायद आधा झूठ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो लग रहा था कि पहाड़ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मैं भी खींचता चला गया। मगर दुख तो तब हुआ जब मैंने पूरे रास्ते सिर्फ ये लोग देखे और कुछ भी नहीं। फिर लग रहा था कि पहाड़ आखिर मुझसे कहना क्या चाहता है। अब मैं उसके दर्द को आराम से समझ सकता था। पलायन। मुझे पूरे रास्ते सिर्फ कुछ लोग ही दिखाई दिए, या फिर ढहते हुए मकान जो रो रो कर ये बोल रहे थे कि कभी तो आएगा मेरा मालिक जो मुझे पहले जैसा करेगा। पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक। और ये सब देखकर मैं सहम सा गया कि क्या मैं हार गया हूँ अपने इस सफ़र में। फिर मुझे मिले सुखदेव जी, जो कि अभी भी अपने पहाड़ में है और इस पहाड़ को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। पलायन जी। एक पहाड़ों का एक ऐसा सच और एक ऐसा अभिशाप जो कि लगातार अपनी जड़ों को फैलाता हुआ चल रहा है। तो कैसे रोक सकते हैं हम पलायन? क्या है इसका मुख्य केंद्र ऐसे कि जो हम रोक सकें इनको? देखो, पलायन के ऊपर तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मेन हमारी जो यहाँ पे भौगोलिक कंडीशन है, मतलब जैसे पढ़ाई से लेके, जैसे यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे रोजगार यहाँ पे है नहीं। मतलब मैं यहाँ की बात नहीं करूँ, पहाड़ों में जैसे दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे रोजगार नहीं है। अगर उनको मतलब जैसे हम लोग हैं, अगर हमें यहीं पे रोजगार मिल जाता है, अपने गांव अपने क्षेत्र के अंदर हमें रोजगार मिल जाता है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम छोटे से बड़े होते हैं, ठीक है, हमें ये होता है कि हमें क्या एक नौकरी करनी है, बताया जाता है ना कि तू नौकरी जाएगा, ठीक है। अब हमें हमारी क्या सोच बन जाती है कि हमें मतलब नौकरी जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। लेकिन ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रोजगार है नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे रोजगार मतलब ये है कि रोजगार अगर पलायन रोकना है तो सबसे पहले तो रोजगार। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे मेडिकल सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, अगर छोटा मोटा हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ठीक है। उसका दूसरा इसका तीसरा रीज़न ये है, दो तो ये है, तीसरा रीज़न यहाँ पे क्या है कि जैसे मतलब पहले जो हमारे पूर्वज थे वो तो यहाँ पे टिके हैं, ठीक है। अब जैसे नई नई जनरेशन आ रही है, ठीक है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते जैसे नई जनरेशन का क्या हो गया, किसी की शादी हो रही, बच्चे हो रहे, ठीक है, हमें पढ़ने के लिए कहाँ जाना है, ऋषिकेश। अरे तो तुम यहाँ पे रुक के तो देखो, बच्चों को यहाँ अगर हैं तो गांव में स्कूल तो है, चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, गवर्नमेंट का है, जैसा भी है, तो है, तुम वहाँ पे रखो, बच्चों को पढ़ाओ, तुम उनको टीच करो कि किस तरीके से हमें बच्चों को रखना है। तो पलायन के कुछ वजह तो ये हैं ही। बाकी तो आपको पता ही है कि पहाड़ कहीं भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चलो, पलायन तो है ही। वो टीचरों का कहना सही है, यहाँ पे शिक्षा सही है, यहाँ पे शिक्षा एक यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पे थोड़ा माहौल नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ये क्षेत्र, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ी यहाँ पे माहौल नहीं है। अभी यहाँ पे दूर दूर से बच्चे आते हैं, यहाँ से ऋषिकेश की तरफ चले जाओ, कम से 10 किलोमीटर दूर से बैरगेट गाँव, बांसकटल गाँव पड़ता है। इधर से आपको पता है मतलब 10 मिनिमम 10 किलोमीटर दूर से बच्चे यहाँ पे आते हैं, सुबह आ रहे हैं अपना उन्होंने। आजकल दूसरा क्या है, जो ये सोशल मीडिया ने कुछ इस वजह से भी बच्चे कुछ जा रहे हैं, गलत दिशाओं में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा क्या होता है कि शिक्षा यहाँ पे अच्छी है। अगर स्कूल में तुम्हारा टीचर है, ठीक है, अभी मैं कहूँ हिंदी का तुम्हारा टीचर है, इंग्लिश का तुम्हारा टीचर, कोई भी टीचर है, वो अगर लेक्चरर है तो ऐसे ही तो लेक्चरर बना नहीं है ना, उसने उस चीज़ के लिए तैयारी करी होगी, रात दिन एक कर रहा होगा, ठीक है, तो वो तब जाके टीचर बना। अगर देखो टीचर, हमेशा मैं ये नहीं कहता हूँ, आजकल का जो ज़माना है, आजकल जो हमारी जनरेशन है,
तो आपको पता है वो टीचरों से क्या अपने माँ बापों से भी कहीं आगे जा चुकी है इस मामले में। बचपन से वो मतलब ये होता है ना कि बच्चे छोटे हैं तो तब से वो माँ बाप से बहुत आगे निकल गए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे अभी मैं नाम तो कह लो, ताऊ जी हमारे जज, वो इसी स्कूल से पढ़े हैं, जिस स्कूल से हमने पढ़ा वो इसी स्कूल से कहाँ आज डिस्ट्रिक्ट जज है वो। एक्चुअली में अभी डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, वो वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, यूपीसीएल के सचिव है वो देहरादून में, अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो वो यहाँ से पढ़े हैं। अभी एक अब मैं अपने पापा की ही बात कर दूँ, मेरे पापा सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए, उन्होंने यहीं से पढ़ाई करी है, ठीक है। तो उस जबकि उस टाइम पे इतनी सुविधाएं यहाँ पे थी नहीं, भौगोलिक कंडीशन उस टाइम पे बहुत ख़राब थी यहाँ पे, लेकिन अभी तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं ना। क्यों ना हम हमारा एक फोकस हो कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे ये घर मेरा छोटा है, स्कूल छोटी है, बड़ी है। हमें तो कैरियर पे फोकस करना है कि हमें कुछ करके दिखाना है। मैं सुखदेव जी की बातों से अभी भी संतुष्ट नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें खाई जा रही थी कि अगर यही परेशानियां हैं तो फिर गांव के लोग इन सब चीज़ों के लिए लड़ते क्यों नहीं हैं और इन्हें वापस क्यों नहीं लाते। फिर एक दर्द भरी सी आवाज़ मेरे कानों में आई और बोली कि दुख इस बात का नहीं है कि ये मुझे छोड़कर यहाँ से गए, बल्कि ये मेरे साथ साथ इन लोगों को भी यहाँ से छोड़कर चले गए। अब एक और सवाल जो मेरे दिमाग को अंदर ही अंदर से खाया जा रहा था, आखिर पहाड़ किन लोगों की बात कर रहा है। जब निकला तलाश में तो मुझे मिले ये बूढ़ा बूढ़ी। फिर लगा कि शायद पहाड़ इन्हीं लोगों की बात कर रहा था, तो मैंने भी इनकी तकलीफ़ों को समझना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना और फिर उसके बाद एक दूसरे के लिए खाना बनाना। और खाने का मज़ा तो तब बढ़ जाता है जब मिलकर साथ में उस पर छौंका लगाना। और उसके बाद निकल जाते हैं अपने उस रास्ते पे जिसे बचपन से तय कर रहे हैं, अपने काम धंधे पे। जब मैं इन्हें शूट कर रहा था तो मेरे कानों में एक आवाज़ आई। अब बोली कि क्या देख रहा है, लग रहा होगा ना कि ये मुझे अपनी कुदाल से इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। पर नहीं, मुझे आनंद महसूस हो रहा है और खुशी हो रही है कि आज भी लोग इस पहाड़ में हैं जो कि मुझे अपनी मेहनत से मुझे सजा और संवार रहे हैं। और मैं बदले में दे देता हूँ इन्हें कुछ चीज़ें, जैसे कि ये देखो भाई, ये जंगली तल्ड है, जंगली तल्ड, तैड़ बोलते हैं इसके लिए, तैड़, जंगली तैड़ है ये। तो ये तो पत्थर के बीच चला गया और नीचे वाला तो पत्थर के बीच चला गया, ऊपर वाला मैं आज मिल गया। ये सब देखने के बाद मेरी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई कि ये तो अभी आधा ही दिन हुआ, ये आखिर क्या करते हैं पूरे दिन भर में। उन खेतों में उगी उन फसलों को उठाना और फिर उन्हें साफ़ करके अपने के लिए सही चीज़ निकालना और एक दूसरे की मदद करके शाम को चाय की चुस्की लेते हुए एक दूसरे का सुख दुख बांटना। और मैं सहम तो तब गया जब मैंने ये बातें सुनी कि वो आज भी अपने बच्चों के इंतज़ार में बैठे हैं कि वो कभी तो आएंगे वापस। रंजीत बाबा ठीक छे? हाँ वही गया, चाय लो पिया। हाँ तुम पिया दी। हम भूखा रहे, हम भी तो खाना लगे बनाना लगे। हाँ जब हमने इनसे बातें की तो हमें लगा कि हमने आज तक शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इनकी कुछ बातें हमारे दिल को छू गई। देवप्रयाग के नीचे थोड़ा एक बेकरी थी, देवप्रयाग का है, तुमने देवप्रयाग भी नहीं देखा यार? देखा है। बीच में तुम्हें वो मिला होगा कहीं, एक दुकान मिली होगी, क्या कोडाला ना, कोडाला से आगे। अच्छा, कोडाला भी है दुकान। तो वहाँ से मैंने एक 50
वो ना 100 क्विंटल की बोरी भरनी थी पूरी। हाँ, एक बार में ले आते हैं। और तो वहाँ से वहाँ तक गुलर तक, और गुलर से तब गदेरा था हमारा, उसमें पानी था ना, तो पानी में कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे घूमते 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 तब आते थे दुकान पे। और क्या 9 बजे को जब बच्चे स्कूल आते थे ना, ये बाबा बच्चे थे उस समय 100 बच्चे तो अपर स्कूल में थे, 100 बच्चे, और ऐसे 200 बच्चे अपर और बेसिक, अपर और बेसिक स्कूल चली, और तब चली ये 12 की स्कूल इंटर तब चली। इंटर चलने में तब मैंने दुकान छोड़ने लगी। जब से मैंने 15 साल हो ना 17 साल हो गए मेरे को दुकान छोड़ी हुई। दूध अपने घर का था, भैंस थी अपनी, हैं बैल थे अपने, और वो भेड़ भी थे और बकरी भी थी, इतने थे हमारे घर पे। यहाँ हरी बुढ़िया करती थी उनको और मैं दुकान करता था। कितनी आम सी बात लगती है ना कि सुबह उठना, नहाना, काम करना, खाना और फिर रात को सो जाना। आखिर ये लोग हमसे अलग क्या कर रहे हैं? जब मुझे इन सभी सवालों का जवाब मिला तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। सिर्फ काम करना ही नहीं, उस काम में एक दूसरे का हाथ बटाना, खाना बनाते हुए प्यार भरा छौंका लगाना, और फिर शाम में एक दूसरे से बात करके सारी तकलीफ़ों को एक झटके में दूर कर देना। यही तो ज़िंदगी है, और यही है ज़िंदगी का असली सफ़र जो ये लोग आपस में तय कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं ये सब तो आप जानते ही हैं। अब मेरे दिल को थोड़ी बहुत संतुष्टि तो मिलने लगी थी कि भले पहाड़ में लोग कम हैं, मगर जितने भी हैं इन्हें प्यार से रहना आता है, और प्यार से इस पहाड़ को सजाना आता है। यह सब करते करते मुझे एक और सवाल का जवाब मिल गया, जो था रोज़गार। पहाड़ों में रोज़गार तो नहीं है, मगर स्वरोजगार ज़रूर है। जो वहाँ का युवा है वो अपने आप को आगे रख कर अपने के लिए स्वयं ही काम ढूंढ लेता है। इन सब की तलाश करते करते मुझे मिले सुशील कुलियाल जी, जो कि पहाड़ों में स्वरोजगार की मुहिम को चला रहे हैं। तो सुशील जी, आपने इस क्षेत्र में अपना एक अरुण ऑर्गेनिक फार्म करके खोला है, तो इसका मेन मोटो क्या है आपका पीछे खोलने का? कि ये लोग ज़्यादातर यहाँ से पलायन कर चुके हैं, ऋषिकेश में अपना सम खोल रहा है, कोई कहीं खोल रहा है, कोई किसी और जगह अपना बिजनेस स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, मगर आपने पहाड़ी क्यों चुना? हमने सबसे पहले तो जो पहाड़ से पलायन होता जा रहा है, दिन पर दिन पलायन बढ़ता जा रहा है, इसी पलायन को रोकने के लिए हमने अपने पहाड़ पे ऑर्गेनिक फार्म खोला है, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके और लोग हमसे जुड़ सके। पहाड़ पे मतलब जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं उन तक हम शुद्ध ऑर्गेनिक और प्योर पहाड़ी दालें, अचार वगैरह जो भी है वो सब हम उन तक पहुँचा सकें और लोगों को रोज़गार मिल सके, लोग हमसे जुड़ सके। जो यहाँ पर होता है पहाड़ में दालें वगैरह होती हैं, हम मतलब कम से कम 500 से अधिक किसान हमसे जुड़े हुए हैं हमारे फार्म से, और उनसे हम दालें वगैरह परचेज़ करते हैं और लोगों को रोज़गार मिल सके, सबसे मेन मकसद ये है। और रिवर्स माइग्रेशन का हमारा सबसे मेन मकसद यहाँ पर ही रिवर्स माइग्रेशन से है। जी, कितने साल के हैं आप अभी? क्योंकि एक युवा, और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि एक युवा है भाई, अभी तक इस उम्र के हो चुके हैं, कहीं बाहर जाके काम करें, पहाड़ में क्या रखा है, पहाड़ में कुछ नहीं है। मैंने ये काफ़ी चीज़ें सुनी है, क्या आपका भी इन चीज़ों पे मानना है ऐसा कुछ? बिल्कुल आपका कहना सही है। मेरी एज 28 ईयर है और हमने कम से कम 4-5 सालों से इसके बारे में रिसर्च किया है। आगे भी हम इसके अंदर जाना चाहते हैं। रिसर्च करते करते हम गांव पे जो पलायन होता जा रहा है पर दिन, उसी को रोकने का मेन मकसद, और जो गांव के लोग यहाँ पहाड़ों से बाहर दूर प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर रोज़गार देने के लिए हम यहाँ पर इस कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब करते करते मेरा ध्यान एक और चीज़ की तरफ बड़ा ही खिंचता हुआ जा रहा था। वो था यहाँ का कल्चर, यानी कि पहाड़ों की संस्कृति। जब निकला तलाश में तो मुझे मिले ये पंडित जी, जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर इस मंदिर को चला रहे हैं।
अपने बम से अपने दम से यहाँ पे? सबने बोला रह सकते तो रह जाओ, नहीं रह सकते तो घर वाले हमारे चल गए। 5 साल हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भगवती का उपलासन कर दूंगा यहाँ पर, तो ठीक ही है। ये हुआ वो इसका कारण से। तो जैसे रात को भगवती आती है, आते है शेर आता है, घुंकड़ता है, वहाँ घंटी बाजते आते समय, वह घंटी बाजते, ये घंटी बाजते, अंदर वाली घंटी, तीनों घंटी बाजती हैं। तो मैं कमरे से सुन देता हूँ उस कमरे से। तो क्योंकि वो आते ठीक 12 बजे, और तब जब यहाँ से अपने दर्शन करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उसके बाद तब अंदर का घंटी बजते, तब ये बनता, तब वो बजता, तब चले जाते हैं। तब चले 3 बार आ गई मेरी रहते हुए। आपके रहते 1 साल में 3 बार ही आपने देख साल लिया? भर भी नहीं हुई है ना। हाँ। वैसे थोड़ा कम हुई है, पर अब भी मैं 3 बार देखा। 3 बार आपने? अब वो भी कब दर्शन? आते हैं जब औंस से आते हैं, औंस जानते, हाँ। औंसी दिन आते, जिस दिन हरियाली का दिवा जगता है उसी दिन आता है वो, बाकी नहीं। बाकी तो नहीं? बाकी में किसी दिन में रही भी नहीं आना। तो आना तो उसने हर अंश को आती है भगवती, अपने द्वार पर तो आने ही हाँ। साथ साथ आती है। तो लोग डर जाते हैं ना, मैं तो निफक्कड़ आदमी हूँ, क्या डरना है। ले भी जाएगा कोई चिंता नहीं, नहीं भी जाएगा तो चिंता नहीं। खाली ये है कि अपने सहन सभा की से अपनी गंदगी नहीं करनी चाहिए। भक्ति है अपनी। भक्ति जय नाम भक्ति। लहसुन नहीं खाता हूँ, प्याज नहीं खाता हूँ, मीट नहीं खाता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ। मेरे इस पूरे सफ़र में मैं सभी सवालों का जवाब तो नहीं ढूंढ सका, मगर कुछ सवालों का जवाब मुझे ज़रूर मिल गया, जैसे कि रोज़गार और पहाड़ों के प्रति इन लोगों का प्यार। मगर इस पूरी कहानी में मुझे 2 चीज़ें बड़ी कॉमन सी लगी। एक ये लोग जो कि अकेले ही अपने सफ़र को तय कर रहे हैं, और दूसरे ये जिनका मुंह मैंने सदैव शहरों की तरफ बढ़ते हुए देखा। न जाने कब और कैसे मैं इस पहाड़ को इन सवालों का जवाब दे पाऊंगा। मगर हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन उबड़ खाबड़ बाठों तुम चनु सिखाए, और तुम तय सफलता की सीढ़ी नापण सिखाए, एक बार मुड़िक उन बाठों तरफ ज़रूर देखा, किले कि वो भी तुम्हारा इंतज़ार छन कन्या। ये पहाड़ बहुत तकलीफ मच, हर इंतज़ार मच कि कब त आल मेर वापिस, कि कब त आल लौटिक मैम, किले कि दूर उन पहाड़ों में कुछ तो बस दो, कुछ तो बस दो, कुछ तो बस दो। सहूलियत अपना पता तो बता, ये वीरान गांव जंगल पूछते हैं तुम्हें। सफेद पोशों की खास लगती हो तुम, क्या उन्हें भूल गए जिन्होंने बनाया है उन्हें? ये जो वीरान गांव हैं ये हमेशा ऐसे न थे, किस्से थे, कहानियां थी, जिंदगी थी, जवानियां भी थी। आज तेरी आश में ए सहूलियत, वो मासूम चेहरे मुरझा से गए। ए सहूलियत अपना पता तो दे, ये वीरान गांव, ये जंगल पूछते हैं तुम्हें। पूरी वीडियो देखने के बाद ये तो आपको शायद पता चल गया होगा कि आखिर उत्तराखंड में पलायन होने के क्या कारण हैं और क्यों पलायन हो रहा है वहाँ से। नमस्कार, मेरा नाम अंकित गैरोला है और मैं आज से आपको लोकार्पण की टीम के साथ देखने को मिलूँगा, और ऐसे ही मैं आपको उत्तराखंड की उन तमाम कहानियों से रूबरू करवाने वाला हूँ जो कि या तो छुपी हुई हैं या फिर किसी ने दबा के रखी हुई है, और मैं घर बैठे बैठे आपको उत्तराखंड के हर एक कोने तक पहुँचाने वाला हूँ। ऐसे ही देखते रहें लोकार्पण अनावरण सच का। धन्यवाद।